दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मानव एवं पर्यावरण खंड में ओजोन परत का क्षरण एवं संरक्षण के उपाय से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य ओजोन परत का क्षरण एवं संरक्षण के उपाय से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। सबसे पहले आइए जानते हैं ओजोन परत और ये कहाँ पाई जाती है, यानी इसकी अवस्थिति। दोस्तों आप जान लीजिए कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाने वाली गैस है और ये परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। दोस्तों ओजोन परत एक तरह से ये हमारे लिए रक्षा कवच का कार्य करती है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रा वायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते इसमें लगातार क्षरण हुआ है, यानी इसका नुकसान हुआ है। और ओजोन परत संरक्षण की बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाने वाली गैस है और ये सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा की किरणों, परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और दोस्तों कई प्रकार की मानवीय गतिविधियां, वैश्विक तापन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते इसका क्षरण हुआ है। और सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित जो है बातें की गई। ओजोन परत के बारे में आइए इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, ओजोन परत, इसका फार्मूला है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के संगठन से इस गैस का निर्माण होता है। और ओजोन परत समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण से यानी अल्ट्रा वायलेट रेस से हमारा बचाव करती है। दोस्तों अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं ये त्वचा कैंसर, जीन उत्परिवर्तन और मोतियाबिंद के कारण हो सकते हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC ये ओजोन क्षरण का कारण है। ओजोन संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व ओजोन संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत संरक्षण के संबंध में जो समझौता है वो 1987 यानी 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ओजोन परत को मापने की इकाई जो है वो डाबसन यूनिट है। आप जान लीजिए दोस्तों, अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छिद्र है उसकी खोज ब्रिटिश टीम द्वारा 1985 में की गई थी। तो ये था ओजोन के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी। और देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों बना है। तो आप जान लीजिए, वायु परिसंचरण प्रणाली के कारण क्लोरीन परिकल्पना, समताप मंडली मेघ परिकल्पना, सौर कलंक का प्रभाव और ध्रुवीय वाताग्र, इनके कारण ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर बनी है। ओजोन क्षरण की समस्या से निपटने के लिए जो प्रमुख सम्मेलन किए गए हैं वैश्विक स्तर पर, उनको जानना जरूरी है। देखिए, इसमें वियना सम्मेलन 1985 और सबसे महत्वपूर्ण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। इसके अलावा दोस्तों हेलसिंकी सम्मेलन 1989 और लंदन सम्मेलन 1989 है। और आप जान लीजिए, सबसे पहले ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। और ओजोन परत डाप्सन यूनिट यानी DU में मापा जाता है। एक डाप्सन यूनिट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उस दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर मोटाई के बराबर होती है। तो आप जान लीजिए, बहुत पतली मोटाई है ओजोन परत की। और जो है ये ओजोन गैस हमारे लिए, पृथ्वी के लिए, सभी जीवधारियों के लिए जीवन रक्षक कवच है। दोस्तों ओजोन क्षरण के लिए या ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी क्या है, तो इसके लिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है इसके क्षरण के लिए।
सीएफसी दोस्तों, सीएफसी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं और ये रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन क्षरण होता है। दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है जो रंगहीन और गंधहीन है और सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है। ये एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक है जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है। इसीलिए ये ओजोन के लिए बहुत अधिक हानिकारक साबित होता है। दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय और द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन या जो खरीद बिक्री है वो सामान्यतः मेफ्रोन ब्रांड के नाम से किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन इसमें HCFC या डाइक्लोफ्लोरोमेथेन यानी HCFC आदि होते हैं। हालांकि अमोनिया गैस भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयोग होती है। वायुमंडल में विद्यमान जो ओजोन परत है दोस्तों, ये सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोकने का कार्य करती है। इसी से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है और ओजोन परत की क्षीणता या क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसों में CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211 और 1301 इत्यादि हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है और वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। और वायुमंडल में जो ध्रुवीय भाग हैं, जो पोलर रीजन है, वहाँ पे ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। इसीलिए ओजोन क्षरण का प्रभाव सबसे अधिक ध्रुवों के ऊपर ही दिखाई देता है। देखिए, ध्रुवीय समतापमंडली बादलों में जो नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया करके क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। चूँकि ध्रुवीय समतापमंडली बादल ऐसा माध्यम है जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करने में इनकी उपस्थिति जो है बहुत ही आवश्यक या ज़रूरी होती है। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है और सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता आप जानते हैं कि 1985 में ब्रिटिश टीम के द्वारा की गई थी और उनकी जो पद्धति थी वो था टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इसी के आधार पर ब्रिटिश टीम ने ओजोन परत या ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन परत संरक्षण के क्या उपाय हैं दोस्तों, इसको भी जानना जरूरी है। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में जो रिसर्चर्स यानी अनुसंधानकर्ता है, इन्होंने 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया था। इसमें तिब्बत पठार के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन की उपस्थिति का पता लगा था। पठार के ऊपर केंद्रीय भाग में ओजोन परत की कम मात्रा और परिधि के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन का छल्ला पाया गया था और इस अतिरिक्त ओजोन की जो सांद्रता है वो अत्यधिक प्रदूषित शहरों में उपस्थित ओजोन सांद्रता की तरह थी। और आप जान लीजिए, ओजोन जिसका कि फार्मूला O3 है, इसका उच्च सांद्रण मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है 1987 का। ये पृथ्वी की ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। आप जान लीजिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हैलोन्स और अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायन जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। इसके अलावा CFC, हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्तीकारक है, यानी कि ये ओजोन क्षरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को प्रयोग से हटाना है। और ये प्रोटोकॉल दोस्तों जो है 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था।
याद रखिएगा, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था और प्रोटोकॉल 1987 का है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा, 1994 यानी 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और ये तिथि 16 सितंबर ही क्यों रखा गया, तो आप जान लीजिए। 1987 में इसी दिन यानी 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2022 के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का विषय जो है वो क्या था, तो ये था ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। ये 2022 यानी जो हमारा वर्ष 2022 रहा उसमें ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम था। आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो एग्जाम व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है, तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा, तो दोस्तों ये 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेल्सियस होगा अगर हरित गृह प्रभाव न हो। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट दोस्तों ये पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो ये पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। इसीलिए आपने पढ़ा भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, वो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक और हानिकारक दोनों मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है किससे, तो आई स्कोर से। और पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, ये किसने सुझाया था, तो ये विचारक रहे वैज्ञानिक मिलुटिन मिलानकोविच। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर अवस्था बदलना ये क्लाइमेट चेंज के लिए महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था, तो ये 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ था। इसके अलावा देख लीजिए, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है, तो ये UNFCCC सचिवालय के द्वारा जो है दोस्तों ये पहल परिवर्तित की गई है। ब्लू कार्बन क्या है, तो ये महासागरीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों में जो संरक्षित कार्बन है ये ब्लू कार्बन कहलाता है। अब लास्ट में आइए देख लेते हैं दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण या ओजोन परत संरक्षण क्यों किया जाता है, क्योंकि ओजोन परत क्षरण से मानव जीवन या पृथ्वी पर जो जीवन है उसको नुकसान पहुंचता है। ओजोन परत क्षरण के क्या प्रभाव हो सकते हैं उनको जान लीजिए कि क्यों ओजोन परत संरक्षण करना आवश्यक है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो ये है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है। पराबैंगनी विकिरण त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर DNA में आनुवांशिक उत्परिवर्तन भी हो सकता है जो त्वचा कैंसर का कारण बनता है। और सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक तो UVA, UVB और UVC। UVA और UVB किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। UVC भी अत्यंत घातक होती है लेकिन पृथ्वी सतह तक नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों अगर हम ओजोन परत क्षरण के प्रभाव के बारे में देखें तो हरित ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं और इसका प्रयोग ग्रीन ईंधन के रूप में किया जाता है जो कम से कम पर्यावरण प्रदूषण करती है।
एथेनॉल किसी शक्करमय पदार्थ यानी गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, शोरा, महुए का फूल और स्टार्चमय पदार्थ से प्राप्त होता है। पाइन, करंज, फर्न से भी किण्वनीकरण करके एथेनॉल मिलता है। इसे ग्रीन फ्यूल सोर्सेज में शामिल किया जाता है। ग्रीन ईंधन इसलिए कि ये वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। गन्ने की खेती द्वारा बायो एथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं दोस्तों माइक्रोफ्यूल सेल जो होते हैं, ये जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। और सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन के लिए सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो गंदा जल है या अपशिष्ट जल है उसके शोधन के लिए सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं के प्रयोग से जल शोधन की लागत घटती है। साथ ही ये विद्युत उत्पादन का एक आकर्षक विकल्प भी है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं में मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, फार्मेट, एसीटेट, इथेनॉल, मीथेनॉल, एमिनो अम्ल और प्रोटीन आदि सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। साथ ही कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे सल्फाइड्स का भी सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग होता है। और शैवाल यानी एल्गी आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्र और महाद्वीपों दोनों में संभव है। इन ईंधनों के उत्पादन से जो अभियांत्रिकी करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और अधिक उत्पादन के लिए इनोवेशन के लिए ज्ञान और अनुभव की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों बायो एस्फाल्ट जो है ये डामर का विकल्प है। इसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है और इन स्रोतों में चीनी, शीरा, धान, मक्का, लिग्निन, सेलुलोज, ताड़ के तेल का अपशिष्ट, सफ़ेद सरसों के तेल का अपशिष्ट आदि ये चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों आप जान लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए ओजोन परत। और गैर पेट्रोलियम आधारित डामर सड़कों की सतह का तापमान कम रखने में मददगार है और बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो ओजोन परत क्षरण को रोकने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो प्रभावी है और सभी देशों द्वारा इसके लिए जो है भरसक प्रयास किया जा रहा है ताकि हम अपनी पृथ्वी के जीवन रक्षक कवच ओजोन परत को संरक्षित रख सकें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के मानव एवं पर्यावरण खंड के अंतर्गत ओजोन परत क्या है, इसका संरक्षण कैसे किया जाए और ओजोन परत क्षरण के क्या प्रभाव हो सकते हैं। इस क्रम में आपने उन महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा कि ओजोन परत संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है वो क्या है, ये कब लागू हुआ, सबसे पहले अंटार्कटिका में ओजोन रिक्तीकरण की खोज किसने की थी, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इन सब प्रश्नों को जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।